आज की इस वीडियो में हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम अपनी लास्ट वीडियो में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा डिस्काउंट रेट होता है जिस पर प्रोजेक्ट से आने वाले तमाम कैश फ्लोज की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो जीरो के इक्वल होती है। मतलब ऐसा डिस्काउंट रेट जो नेट प्रेजेंट वैल्यू को जीरो के इक्वल कर दे, उस डिस्काउंट रेट को हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एनुअल रेट ऑफ रिटर्न भी होता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन एनुअली एक प्रोजेक्ट पर कितना पैसा कमा रही है। अब अगर बात की जाए कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या आईआरआर को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के लिए ये एक फार्मूला यूज किया जाता है जिसके थ्रू इसको कैलकुलेट किया जाता है। जो फार्मूला है वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू LR प्लस NPV LR divided by NPV LR minus NPV HR into HR minus LR, जिसमें LR कहा जा रहा है लो रेट को, जिसपे NPV कैलकुलेट की गई है, NPV एट LR, NPV एट लोअर रेट। इसी तरह से NPV एट लोअर रेट जो ऊपर लिखा जाएगा वही नीचे लिखा जाएगा, माइनस NPV एट हायर रेट। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, HR रिप्रेजेंट कर रहा है हायर रेट को और LR रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर रेट ऑफ NPV को। अब यहाँ तक तो हमने एनपीवी को समझ लिया और उसके फार्मूले को देख लिया। अगर डिसीजन रूल की बात की जाए तो आईआरआर के लिए हम डिसीजन इस तरह से ले सकते हैं कि पहले देखा जाएगा कि मिनिमम क्या ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर कर रही है, कि कितना रेट ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न का मिलना चाहिए, या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये दोनों एक ही चीज हैं। अगर इन दोनों में से एक कोई परसेंटेज गिवन है, लेट्स सपोज ये 10% गिवन है और हम ये कहते हैं कि जो आईआरआर है वो 12% गिवन है, तो जहां पे आईआरआर का रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगा वहां पे हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर यहाँ पे आईआरआर का रेट 8% है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है तो मतलब हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो डिसीजन रूल क्या हुआ कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ने हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना है। अब इन्हीं कंसेप्ट्स और इसी डिसीजन रूल की बेसिस पर अगर प्रॉब्लम को देखा जाए तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से रिलेटेड औरंगजेब एंड कंपनी की प्रॉब्लम दी गई है, जिसके लिए रिक्वायर ये किया गया है कि कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रपोज्ड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है, जिसके लिए पहले हमें एनपीवी एट हायर रेट और एनपीवी एट लोअर रेट को कैलकुलेट करना जरूरी है। यहाँ पर कहा गया है कि औरंगजेब एंड कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू रिप्लेस वन ऑफ इट्स ओल्ड मशीन हैविंग जीरो रिटर्न डाउन वैल्यू। कंपनी चाहती है कि वो अपनी ऐसी मशीन को रिप्लेस कर दे जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू जीरो के बराबर है। However, the machine can be used in production by the company. कंपनी मशीन को यूज कर सकती है प्रोडक्शन में अप टू नेक्स्ट 4 years, अगले 4 सालों तक, इफ द मैनेजमेंट डिसाइड टू रिप्लेस द ओल्ड मशीन। अगर मैनेजमेंट ये डिसाइड कर ले कि उसने ओल्ड मशीन को रिप्लेस करना है तब। ZTB इंजीनियरिंग कंपनी विल परचेज इट। ZTB कंपनी कहती है कि वो इस मशीन को, ओल्ड मशीन को परचेज कर लेगी 1,68,000 के लिए ऑन द रिप्लेसमेंट डेट, उस डेट पर जिस डेट पर इस मशीन ने रिप्लेस होना है। साथ ही साथ एजीसी इज इंगेज इन अ न्यू डील विद पीजीबी कंपनी टू परचेज अ न्यू मशीन फॉर 2.8 मिलियन। कंपनी पीजीबी कंपनी के साथ एक मुआहिदा कर रही है जिसमें वो ये कह रही है कि 2.8 मिलियन की वो नई मशीन खरीद लेगी। बोथ ट्रांजैक्शन आर एक्सपेक्टेड ऑन 30 जून 2017। 30 जून 2017 पे दोनों जो ट्रांजैक्शन है उनके होने का इम्कान है। ड्यू टू द इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ न्यू मशीन, एनुअल कैश सेविंग्स अप टू 4 years आर एस्टिमेटेड टू 5,50,000, 9,50,000, 1.25 मिलियन एंड 1.55 मिलियन। नई मशीन की वजह से ये कुछ कॉस्ट सेविंग होंगी 4 साल तक। और फिर आखिर में कहा गया है कि द न्यू मशीन इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ 4-year यूजफुल लाइफ विद अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 500,000। कंपनी की 4 साल जिंदगी है, जिसकी स्क्रैप वैल्यू जिंदगी खत्म होने के बाद उसकी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 5 लाख रुपए। द कंपनी मैनेजमेंट रिक्वायर ऑल इन्वेस्टमेंट टू अर्न 15% आफ्टर टैक्स रिटर्न। कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया गया है वो दिया गया है 15%, क्योंकि इतना रिक्वायर्ड है, मतलब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। और इसी पर हम पहली जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसको कैलकुलेट करेंगे। द कंपनी टैक्स रेट इज 30% एंड 15% डेप्रिसिएशन अलाउड ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। 30% टैक्स का रेट है और 15% टैक्सेबल डेप्रिसिएशन अलाउ की जाएगी रिटर्न डाउन वैल्यू पर।
अब यहाँ पर जो रेट दिया गया है 15%, एक उस पर एनपीवी कैलकुलेट की जाएगी क्योंकि हमें खुद ही रेट गिवन है। अगर तो रेट गिवन हो तो एक एनपीवी उस पर कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि वो एनपीवी पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है, उसके मुताबिक फिर रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। अब यहाँ पर हम अपना सोल्यूशन को क्रिएट कर लेते हैं। तो सोल्यूशन में हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करना है, जिसका फार्मूला हमने एक दफा फिर से यहाँ पर लिख दिया है। फार्मूले के मुताबिक एनपीवी एट लोअर रेट चाहिए और एनपीवी एट हायर रेट भी चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एनपीवी कैलकुलेट कर लेते हैं। एनपीवी अब जो कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पे हम 15% पे कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। मशीन की यूजफुल लाइफ 4 सालों की दी हुई है, इसलिए यहाँ पे हमने ईयर्स मेंशन कर दिए। ईयर्स हम हमेशा 0 पे मेंशन करते हैं, तो ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 को हमने यहाँ मेंशन कर दिया। साथ ही साथ ऑपरेटिंग कॉस्ट सेविंग्स इस लाइन में हमें गिवन है, जो कि 5,50,000, 9,50,000, 1.25 और 1.55 मिलियन रुपीस की हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि चारों सालों की ऑपरेटिंग कॉस्ट सेविंग को मेंशन कर देंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट सेविंग है और कॉस्ट सेविंग हमारे पास इनफ्लो होता है। उसके बाद जब कॉस्ट सेविंग आ गई तो हमेशा हम इनफ्लो में से लेस कर देते होते हैं डेप्रिसिएशन को, और डेप्रिसिएशन के लिए न्यू मशीन की डेप्रिसिएशन है और उसके लिए इंफॉर्मेशन गिवन है कि 15% रिटर्न डाउन वैल्यू पर टैक्स डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमने टैक्स डेप्रिसिएशन लिखनी है, जिसके लिए रेट 15% और रिटर्न डाउन वैल्यू की बेसिस पर इस टैक्स डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। तो जिस तरह से अभी तक हम अपने टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते आए हैं, उसी तरह से करेंगे कि ईयर 1, 2, 3, 4 पे हमने यहाँ पर ईयर्स लिख दिए। उसके बाद हमने यहाँ पर ओपनिंग वैल्यू लिखनी है कंपनी की, मशीन की। तो ओपनिंग वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है, जो कि उसकी कॉस्ट है नई मशीन की 2.8 मिलियन। तो यहाँ पे हम उसकी कॉस्ट को मेंशन कर देंगे और इस पर 15% डेप्रिसिएशन लगा लेंगे। तो 15% के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.15 से, जो कि 4,20,000 रुपये आ गई। और अब ईयर एंड में जो रिटर्न डाउन वैल्यू बच गई, जिसने अगले साल में जाके उसकी ओपनिंग बननी है, वो आ जाएगी 2.38 मिलियन रुपीज। अब जो इस साल की ईयर 1 की क्लोजिंग है वो ईयर 2 की ओपनिंग हो जाएगी, और अब इस ओपनिंग पर डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई करके डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इसी तरह से रिटर्न डाउन वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट ईयर की रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई 2.023 मिलियन रुपीज की। सॉरी, ये यहाँ पर रुपीज इन मिलियन नहीं बल्कि रुपीज है। तो हमने यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू जिस तरह कैलकुलेट की है, इसी तरह इसी की बेसिस पर हम बाकी दोनों सालों के लिए भी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास चारों सालों के लिए डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब ये जो डेप्रिसिएशन आई है, इस डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमें फर्दर और कोई भी फाइनेंस कॉस्ट इस तरह की कोई चीज नहीं दी गई। तो अब सिंपली क्या करेंगे कि इस ऑपरेटिंग कॉस्ट सेविंग में से लेस कर देंगे जब टैक्स डेप्रिसिएशन, तो ये हमारे पास आ जाएगी टैक्सेबल सेविंग्स। तो टैक्सेबल सेविंग्स के लिए हम इस 5,50,000 में से 4,20,000 रुपीज को, जो कि डेप्रिसिएशन है, लेस करेंगे तो टैक्स सेविंग्स आ जाएंगी। इसी तरह से बाकी सालों के लिए भी टैक्स सेविंग्स हमने कैलकुलेट कर ली। अब क्योंकि ये टैक्सेबल सेविंग्स आई हैं, ये टैक्सेबल इनकम भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेविंग्स की बात चल रही है, तो हम इसे टैक्सेबल सेविंग ही कहेंगे। अब टैक्सेबल सेविंग के बाद इसके ऊपर 30% का टैक्स लगाना है, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो अब हम इस टैक्सेबल सेविंग में से लेस कर देंगे टैक्स, जो कि कैलकुलेट करेंगे 30% पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिंपल इस टैक्सेबल इनकम को मल्टीप्लाई कर देंगे 30% से, तो ये हमारे पास आ जाएगी 39,000 रुपीज की 39,000 रुपीज का टैक्स एट 30%। इसी तरह से बाकी सालों के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब जब चारों सालों के टैक्स हमारे पास आ गए, तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, क्योंकि ये न्यू मशीन से रिलेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो हमने यहाँ पर न्यू मशीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख दिया। उसके लिए हम इसी तरह से टैक्सेबल सेविंग्स में से टैक्स को लेस कर देंगे और बाकी सालों के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने न्यू मशीन के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट कर लिया। अब बाकी वीडियो का तमाम हिस्सा और क्वेश्चन का तमाम हिस्सा हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से इस एनपीवी को कंप्लीट करके सेकेंड एनपीवी कैलकुलेट करके आईआरआर को कैलकुलेट कर सकते हैं।